Hello guys, welcome to the session on para completion. So guys, in this session we will discuss the concepts as well as practice some questions. So करते हैं start. So first of all, let's talk about the techniques to tackle para completion. Okay, so वैसे तो नेम से ही पता चल रहा है para completion क्या चीज़ है. You have a paragraph and the paragraph needs to be completed. लास्ट सेंटेंस मिसिंग होगा, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो उस सेंटेंस उस पोजीशन पे प्लेस होगा. ठीक है. समटाइम्स यू मे हैव अ ब्लैंक इवन इन द मिडिल, ओके, और मे बी इवन इन द स्टार्टिंग, बट यूजुअली एंडिंग में होगा. ठीक है. बट ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास एक पैराग्राफ है एंड विद इन दिस पैराग्राफ दिस इज द प्लेस वेयर द सेंटेंस हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड. सो कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सेंटेंस पैराग्राफ को कंप्लीट करेगा, है ना. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया ऑफ द डिस्कशन. सो जो भी पैराग्राफ देखो आपको दे रखा है ना, उसमें कोशिश करो कि डिस्कशन का जो मेन मुद्दा है वो आपको पता चले, क्योंकि जैसे ही आपको पता चलेगा कि डिस्कशन का मुद्दा क्या है, ठीक है, तो आप एक पर्सपेक्टिव बना सकते हो कि जो भी मिसिंग पार्ट है, ठीक है, वो किन लाइंस पे होना चाहिए. राइट. सो ट्राई टू गेट अ सेंस ऑफ व्हाट द डिस्कशन इज ऑल अबाउट. ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ द डिस्कशन. फ्लो को ट्रैक करो, है ना. ट्रैक द फ्लो ऑफ द डिस्कशन. सो जैसे लेट अस से कि द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू सेलेक्ट द लास्ट स्टेटमेंट, ओके, एंड एंडिंग स्टेटमेंट में मुझे दिख रहा है कि सेकंड लास्ट स्टेटमेंट जो है वहाँ पे ना थोड़ा सा नेगेटिव तरह का पर्सपेक्टिव बन रहा है. तो ऑब्वियसली जो मेरा एंडिंग स्टेटमेंट होगा उसके अंदर भी वो नेगेटिव टोन ही कंटिन्यू होगी. सो जब आप फ्लो को ट्रैक करते हो ना, ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि टोन किस तरीके की चल रही है, जो पैराग्राफ है उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है. ठीक है. इज इट अ नरेटिव पैराग्राफ, इज इट डिस्क्रिप्टिव. और आपको जब एक बार आइडिया लग जाता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह की टोन है, देन इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू चूज अ मैचिंग ऑप्शन. ओके. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक द फ्लो. ओके, फ्लो को ट्रैक करना जरूरी है. देन लुक फॉर लॉजिकल कनेक्टर्स. ठीक है. अब जनरली जो वर्ड्स होते हैं ना, ये कुछ इंडिकेशन देते हैं. जैसे लेट अस से कि हाउएवर मैंने यूज किया हुआ है, या देयरफॉर यूज किया है, या मोरओवर यूज किया है. तो एवरी वर्ड हैज अ सर्टेन मीनिंग. ओके. सो हाउएवर क्या शो करेगा? कंट्रास्ट शो करेगा. देयरफॉर क्या शो करेगा? देयरफॉर शो करेगा कि देयरफॉर के बाद में कंक्लूजन आएगा, है ना. तो अगर मिसिंग स्टेटमेंट के पहले ये टर्म्स आपको दिख रहे हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके का एक्सपेक्टेड सेंटेंस यहाँ आना चाहिए. अवॉइड एब्रप्ट शिफ्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक चीज जो आपको समझनी है वो ये कि कभी भी ना ऐसा ऑप्शन चूज मत करो पैराग्राफ कंप्लीशन के लिए जिसका डिस्कशन का मुद्दा ही बिल्कुल अलग हो, है ना. लाइक डोंट चूज एन ऑप्शन दैट कंप्लीटली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ डिस्कशन. ओके. डोंट इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज, डू नॉट डिस्टर्ब द फ्लो. जैसा फ्लो चल रहा है ना उसको चलने दो. ठीक है. अगर पॉजिटिव में जा रहा है तो पॉजिटिव वाला ही ऑप्शन लो, नेगेटिव में जा रहा है नेगेटिव वाला ही ऑप्शन दो, है ना. लाइक डोंट एब्रप्टली स्टॉप द फ्लो. चेक फॉर प्रोनाउन रेफरेंस एंड सब्जेक्ट कॉन्टिन्यूटी. अब ये जो कंसेप्ट है ये पैराजम्बल्स में भी था. ठीक है. अगर मैं फाइनल सेंटेंस में कोई प्रोनाउन मेंशन कर रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली चेक करना चाहूँगा कि उस प्रोनाउन के लिए रेफरेंस मुझे जो डिस्कशन है उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. बिकॉज प्रोनाउंस के लिए रेफरेंस ज़रूरी होता है एंड मोस्टली दैट रेफरेंस इज नाउन ओनली. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई ट्रैक कि जो भी कंप्लीशन वाला पैराग्राफ है उसके लिए रेफरेंस मुझे, ठीक है, जो डिस्कशन है उसमें मिले. ठीक है. ऐसा नहीं हो कि मैंने प्रोनाउन यूज़ कर लिया लेकिन उसका कोई रेफरेंस नहीं है ना. सो दीज आर लाइक सम ऑफ द बेसिक्स, राइट. Okay. Now, how do I go about eliminating the options? What should be the strategy to attempt? Okay. सबसे पहले सारे ऑप्शंस को देखो. ठीक है. ऑप्शंस को देखने के बाद एक अंदाज लगाओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका टोन, जिसका स्ट्रक्चर, जिसका स्टाइल, सब कुछ डिस्कशन के साथ मैच कर रहा है. ओके. लैंग्वेज और टोन का मैच बहुत ज़रूरी है. स्टाइलिस्टिकली द मैच शुड बी देयर. पैसेज में अगर आप स्टाइल ऑफ द पैसेज आपको समझ में आ रहा है तो आप कोशिश करो मैच करने की कि कैसा स्टाइल है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, नरेटिव है. बिकॉज जो वहाँ पे आप सेंटेंस इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, ऑप्शंस में से उसका स्टाइल और उसका टोन, ओके, वो दोनों एक जैसे ही होने चाहिए. ओके. उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए. बी वेरी कॉशियस ऑफ द स्कोप शिफ्ट. अब देखो स्कोप शिफ्ट का मतलब क्या हुआ. जैसे
कोई डिस्कशन है जिसमें बात हो रही है एजुकेशन इन इंडिया की, अब उस ऑप्शन को मतलब है ना, उस डिस्कशन को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक ऐसा ऑप्शन चूज किया जिसमें एजुकेशन इन वर्ल्ड की बात होने लग गई। तो एक जगह तो एजुकेशन इन इंडिया की बात चल रही थी, फिर आपने जो ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया उसमें एजुकेशन इन वर्ल्ड आ गया, तो ये तो गड़बड़ है। ठीक है, तो स्कोप को देखना बहुत जरूरी है। यू शुड नॉट चूज एन ऑप्शन दैट ईदर जनरलाइजेस और मेक्स दी स्कोप नैरो, दोनों ही चीजें गलत है। ठीक है, तो दोनों ही चीजों को देखो। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो ट्राई टू ट्रैक इट। ओके, ऐसा तो नहीं कि डिस्कशन में जो ऑप्शंस हैं उसमें कुछ कॉज आ रहा हो, उसके बाद उसका कुछ इफेक्ट एक्सपेक्टेड है। ओके, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस विद टाइम सेशंस। तो आईपी मैट के एक्चुअल क्वेश्चंस आप यूज़ कर सकते हो, या कोई प्रैक्टिस बुकलेट आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे टाइम प्रेशर के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हो। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक स्ट्रैटेजीज। लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चंस। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर। ओके, सो अभी आपको करना कैसे है कि आप है ना इस वीडियो को पॉज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई सॉल्विंग इट एंड देन लुक एट द डिस्कशन। ठीक है, okay, I hope you have tried the question, so let me solve this for you. In recent years, the use of artificial intelligence in recruitment process has expanded rapidly. Companies now rely on algorithms to screen resumes, conduct initial interviews and even make final hiring recommendations. ठीक है, so पिछले कुछ सालों में AI का रिक्रूटमेंट प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा रोल बढ़ गया है और कंपनीज अब AI के ऊपर रिलाई करती हैं रिज्यूमेस को सेलेक्ट करने के लिए, इंटरव्यूज को कंडक्ट करने के लिए, और इवन जो फाइनल हायरिंग रिकमेंडेशन है उसके अंदर भी AI का रोल काफ़ी बड़ा है। While this promises efficiency and objectivity, critics argue that these algorithms can replicate or even amplify human biases if not designed carefully. तो यहाँ पे ना ऑथर का जो कंसर्न है वो हमें दिख रहा है कि वैसे तो इस पूरी चीज़ की वजह से, AI को इंट्रोड्यूस करने की वजह से, एल्गोरिथम्स की वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन अगर आपने उस मॉडल को ढंग से डिज़ाइन नहीं किया तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ह्यूमन बायसेस है ना वो और एक्सपैंड हो जाएंगे। The opacity of these AI systems only compounds the issue as candidates have no insight into how decisions are made. Right? Opacity का मतलब कि कोई क्लैरिटी नहीं है कि कैसे ये सिस्टम्स डिसीजन ले रहे हैं। अब क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है कि क्या पैटर्न या क्या लॉजिक ये यूज कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, ओके, इट इज समथिंग दैट इज लाइक ना दैट मेक्स दीज सिस्टम्स डूबियस, डाउटफुल। अब देखो, मेरे को जो समझ में आ रहा है, एक ऐसा ना भूमिका बनाई जा रही है जहाँ पे आप ये कह रहे हो कि AI सिस्टम्स की वजह से वैसे तो आपका एफिशिएंसी बढ़ता है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। रिस्क पहला ये है कि भाई जो ह्यूमन बायसेस हैं वो और बढ़ते जाएं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो डिसीजन मेकिंग है वो फ्लॉड हो, है ना। ठीक है, और लास्ट में जब आपने एंड किया ना तो आप एक कंसर्न के साथ एंड कर रहे हो कि ये सिस्टम्स इतने ओपेक होते हैं कि किसी को नहीं पता होता, इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स, की एग्जैक्टली डिसीजन मेकिंग हो कैसे रही है। तो AI अगर किसी कैंडिडेट को चूज कर रहा है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, तो लॉजिक कोई नहीं जानता, राइट। अब यहाँ पे जो भी एंडिंग स्टेटमेंट आएगा ना, या तो इस सिचुएशन का समाधान करेगा, ठीक है, वो बोलेगा कि भाई ये सिस्टम्स इतने ओपेक हैं, सो नाउ कंपनीज आर प्रेफरिंग बेटर ऑप्शंस। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसी नेगेटिविटी को आगे कंटिन्यू करते रहो, आप बोलते रहो कि भाई कैंडिडेट्स ने और भी इसमें कोई कमियां पाई हैं, या लोगों को लगता है कि AI सिस्टम्स के अंदर ये कमियां और हैं, राइट। ओके, सो ये सारी की सारी चीज़ें दोनों तरीके से आप एंड कर सकते हो। तो ऑप्शंस को देखते हैं। अब इफ आई लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन, इट सेज ट्रांसपेरेंसी इन AI ड्रिवन सिस्टम इज अनलाइकली ड्यू टू प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम्स। देखिए, ट्रांसपेरेंसी AI के अंदर क्यों नहीं है ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा जो एंगल चल रहा था डिस्कशन का वो ये चल रहा था कि AI के साथ दिक्कतें क्या क्या है। अब या तो मैं बोलूं कि इन दिक्कतों का समाधान ये हो सकता है, ठीक है, या फिर मैं आपसे इन प्रॉब्लम्स का कुछ और डिस्क्रिप्शन ले लूं, ठीक है, मतलब है ना, कुछ मैं और चीज़ें बताऊं कि भाई देखो ये प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन ये प्रॉब्लम्स भी हैं। अब प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम्स ट्रांसपेरेंसी को अफेक्ट करते हैं या नहीं करते, ये प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम्स का ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कितना है कितना नहीं है, ये मेरा कंसर्न यहाँ है नहीं, ठीक है। Okay, why do I get into proprietary algorithms? Some companies still prefer traditional methods of recruitment over AI, right? Okay. Now,
सम कंपनीज प्रेफर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट ओवर एआई। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रोड्यूस कर दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूं, तो ये सेंटेंस ना डिस्कनेक्टेड लगेगा। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता, दैट इज द रीजन वाई सम कंपनी स्टिल प्रेफर ट्रेडिशनल मेथड्स, तो ये फिर भी जाता। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर आप कह रहे हो कि अभी वाले जो सिस्टम्स हैं उनके साथ दिक्कत क्या है कि कोई आइडिया नहीं है हमें कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, तो इसीलिए ट्रेडिशनल मेथड्स को कुछ कंपनीज अभी भी प्रेफर करती हैं। तो दैट इज वाई, ओके, फॉर दिस रीजन, कुछ इस तरह से मैं लिखता सेकंड ऑप्शन को, तो वो चला जाता। लेकिन यार ये जो सेंटेंस है ना, ये तो एब्रप्ट लग रहा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ तो कोई ट्रांजिशन भी नहीं हो रहा और अचानक से ट्रेडिशनल मेथड्स वाली कंपनी की बात होने लग गई, सो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे देखो ट्रांजिशन कितना अच्छा है। टू एड्रेस दीज कंसर्न्स गाइस, दीज कंसर्न्स, समझ रहे हो, ये हैं कंसर्न्स, ये जो आपने अभी बात की थी ना कि एम्पलीफाइंग ऑफ ह्यूमन बायसेस, नो इनसाइट्स एज टू हाउ डिसीजन मेकिंग इज हैपनिंग, ये सारे कंसर्न्स है। इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए वी मस्ट प्रायोरिटाइज एल्गोरिथमिक फेयरनेस एंड ऑडिटेबिलिटी, राइट। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, सॉल्यूशन बता रहे हो आप, और यहाँ पे रेफरेंस भी है दीज कंसर्न्स का, तो दीज कंसर्न्स का मतलब यही कंसर्न्स होंगे जिनकी बात हो रही है। बेस्ट ऑप्शन। कैंडिडेट्स कैन अपील द डिसीजन मेड बाय एआई सिस्टम थ्रू लीगल चैनल्स। यार लीगल चैनल्स का यहाँ पे क्या एंगल है? लीगल चैनल्स एक एक्सटर्नल आइडिया है, रूल्ड आउट। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, again, you can pause the video and look at the discussion then. Okay, so I hope guys you have tried the question. So करते हैं इस question को discuss. Okay, so what do we have here? Economic historians have long debated the factors that led to the Industrial Revolution in Britain. Some point to the availability of coal and colonial resources, while others emphasize cultural shifts that encouraged innovation. Okay, so historians में ये debate चलता ही रहता है, हिस्टोरियंस में डिबेट चलता ही रहता है कि क्या वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ओके, कुछ लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के पीछे जो रीज़न था, कारण था, वो था अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड कॉलोनियल रिसोर्सेज। लेकिन कुछ और लोग ये भी बोलते हैं कि इसके पीछे रीज़न था कल्चरल शिफ्ट, ओके, विच एनकरेज इनोवेशन, जिसकी वजह से इनोवेशन हुआ। Recently, scholars have also highlighted the role of inclusive institutions such as proprietary rights and financial markets that provided a stable foundation for entrepreneurial activity. अब एक नया एंगल आ गया कि पहले तो देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को और कोल की अवेलेबिलिटी और ये कल्चरल शिफ्ट को कारण माना जाता था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, लेकिन अभी एक फैक्टर और आ गया, वो है inclusive institutions like financial markets, property rights and financial markets, जिससे entrepreneurship को एक stable foundation मिल गई। ये एक नया रीजन है। These institutions allowed for risk taking and long term planning, creating a favorable environment for technological breakthroughs. तो यहाँ पे as you can see जो लास्ट में डिस्कशन का एंडिंग सेंटेंस आ रहा है, उसमें ना बात हो रही है कि इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज के लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना, ठीक है। ओके, अब ऑप्शंस को देखते हैं। विदाउट सच इंस्टीट्यूशंस ब्रिटेन माइट हैव एक्सपीरियंस डिलेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, इफ आई लुक एट दिस, ओके, एक रेफरेंस तो है इन इंस्टीट्यूशंस के बिना, अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं होती तो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो थोड़ा स्लो होता, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस का उठा रहा है, ठीक है, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, मतलब इसको रख लेते हैं अपन, लास्ट में आके कंपेयर करेंगे। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कुड नॉट हैव अकर्ड विदाउट द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, तो ऑब्वियसली स्टीम इंजन वाला आइडिया यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। अदर नेशंस डिस्पाइट हैविंग सिमिलर इंस्टीट्यूशन डिड नॉट इंडस्ट्रियलाइज एज क्विकली, ठीक है। Other nations, despite having similar institutions, did not industrialize as quickly. If I look at this option, यहाँ पे एकदम से जो शिफ्ट है वो किसकी तरफ जा रहा है? वो जा रहा है आपका अदर नेशंस की तरफ। यार अदर नेशंस की अगर मैं बात करता हूँ, अदर नेशंस में भी ऐसी इंस्टीट्यूशंस थी, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी जल्दी नहीं हुआ। ओके, अदर नेशंस में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो भी हुआ तो हाउ डज इट रियली मैटर टू मी? ओके, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्कशन है वो तो ब्रिटेन का है,
तो ये अदर नेशंस का मैं एक न्यू आइडिया यहाँ क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, तो इसको भी अपन हटा देते हैं. ट्रेड रूट्स एंड ज्योग्राफी वर द सोल कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल सक्सेस. ओके, डिस्कशन यहाँ चल रहा था आपका इंस्टीट्यूशंस का, लाइक प्रॉपर्टी मार्केट्स, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी राइट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स. ये ट्रेड रूट और ज्योग्राफी कहाँ से आया? ठीक है, तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं. अब यहाँ पे आते हैं, देखो ए ऑप्शन पे वापस. विदाउट सच इंस्टीट्यूशंस, अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं होती तो शायद ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी फास्ट नहीं होता. मेक सेंस, क्योंकि आप यही बोल रहे हो कि इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको सपोर्ट मिला. और अगर ऐसी इंस्टीट्यूशंस नहीं होती तो शायद इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा स्लो होता, ठीक है, डिले हो जाता, राइट? मेक सेंस. ओके, सो ए ऑप्शन इज द प्रिफर्ड चॉइस. Okay, let's move on to the next question. Okay, again, you can pause the video and then we will take it for discussion. Okay, so I hope you have tried the question. अब करते हैं इसको solve. Memory, far from being a passive recording device, is an active and reconstructive process. Studies in cognitive psychology reveal that each time we recall an event, we may subtly alter it, influenced by current emotions, biases, or even leading questions. This malleability explains how eyewitness accounts through science can often be inaccurate. So, memory सिर्फ एक passive recording device नहीं है. मतलब passive recording device का मतलब कि आप जिस चीज़ पे influence नहीं डालते, बस जो दिख रहा है आप उसको रिकॉर्ड करते जाते हो. लेकिन मेमोरी ऐसा है नहीं. मेमोरी एक एक्टिव और रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है. अब एक्टिव और रिकंस्ट्रक्टिव का मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ आप देख रहे हो ना, उसको आप ऐसा कैसा रिकॉर्ड नहीं कर रहे, उसमें आप अपना खुद का ऑल्टरेशन भी कर रहे हो. अब क्योंकि आप ऑल्टर कर रहे हो उस चीज़ को, तो दिस इज एक्टिव एंड दिस इज ऑल्सो रिकंस्ट्रक्टिव. स्टडीज इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी रिवील दैट ईच टाइम वी रिकॉल एन इवेंट वी मे सटली ऑल्टर इट. तो जितनी बार भी आप किसी इवेंट को रिकॉल करते हो ना, वो इवेंट कुछ हद तक चेंज हो चुका होता है. क्यों? क्योंकि उस रिकॉल करने के दौरान ही आप उसको ऑल्टर कर देते हो, इन्फ्लुएंस बाय करंट इमोशंस, बायसेस और इवन लीडिंग क्वेश्चंस. और ये रीज़न क्या है इसके पीछे कि भाई क्यों वो इवेंट ऑल्टर हो जाता है? बिकॉज जब आप उसको रिकॉल करते हो तो उस मोमेंट पे जो आपके बायसेस होते हैं या जो आपके इमोशंस होते हैं या आपके दिमाग में अगर कोई लीडिंग क्वेश्चन है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इवेंट रिकॉल किया जा रहा है, तो वो सारे फैक्टर्स ना उस इवेंट के ट्रू नेचर को ऑल्टर कर देंगे. दिस मैलिबिलिटी, अब मैलिबिलिटी वर्ड जनरली मेटल्स के लिए यूज होता है. मैलिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कुड बी गिवन शेप. सो व्हाट यू आर डूइंग एसेंशियली हियर इज दैट यू आर गिविंग शेप टू द इवेंट्स. ठीक है, तो जो इवेंट्स का ट्रू नेचर है वो तो पीछे रह गया, अब उस इवेंट को आपने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया. This malleability explains how eyewitnesses accounts through though sincere, can often be inaccurate. So इस malleability से ये पता चलता है कि आई विटनेस अकाउंट्स हालांकि अपने जान के ईमानदारी से बताए जाते हैं, फिर वो इनएक्यूरेट क्यों होते हैं? क्योंकि आई विटनेस जो उस चीज़ को रिकॉल कर रहा है, वो जब रिकॉल करने का प्रोसेस होता है तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इवेंट ऑल्टर हो जाता है. तो एक तरीके से देखा जाए तो आई विटनेस जानबूझ के ये चीज़ नहीं कर रहा, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि द वेरी प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग समथिंग ऑल्टर्स इट. ओके, सो इन दैट सेंस इट इज़ इनएक्यूरेट. डिस्पाइट द वेट वी असाइन टू पर्सनल रिकलेक्शंस इन डेली लाइफ एंड कोर्ट रूम. अब ये इस चीज़ के बावजूद है कि हम लोग जब डेली लाइफ या कोर्ट रूम्स की बात करते हैं तो उसमें रिकॉल करने का या जो चीज़ आपने देखी है उसको मेमोरी से बताने का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है. तो यू कैन रिलेट टू दिस. कोर्ट रूम वगैरह के अंदर आप जब गवाह को बुलाते हो तो उससे पूछते हो कि भाई तुमने क्या देखा. तो जब ये तुम पूछते हो कि तुमने क्या देखा, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बहुत ज़्यादा वेटेज हम देते हैं उन चीज़ों को जिन चीज़ को रिकॉल करके आप बता रहे हो. तो है ना, लाइक वी बिलीव कि यार ये तो सच ही बता रहा होगा. तो अब यार जब आपने इसको ऐसे एंड किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो डिस्पाइट आपने लिखा हुआ है, ठीक है ना, डिस्पाइट आपने लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हालांकि हम वेट बहुत ज़्यादा देते हैं रिकॉल को और मेमोरी को जो हमने देखा था कोर्ट रूम्स में और डेली लाइफ में, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें फुल प्रूफ नहीं है.
ठीक है, क्योंकि अभी तक का जो भूमिका बना है, अभी तक का जो डिस्कशन चला है और ऑथर की जो सोच है वो यही है कि रिकॉल करते टाइम इवेंट्स ऑल्टर हो जाते हैं। अब क्योंकि वो ऑल्टर हो जाते हैं तो जो जेन्युइन चीज़ थी वो रहती नहीं है, वो चेंज हो चुकी होती है। और जब तुमने एंड किया तो तुमने डिस्पाइट वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब कि अगर मैं डिस्पाइट के बाद में पॉजिटिव चीज़ लिखता हूँ तो कॉमा के बाद में उसी चीज़ का उल्टा एस्पेक्ट मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा। मतलब मैं कहूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी वैल्यू अ लॉट we put a lot of value on personal recollection of events in life and in courtrooms, still we should view these events with a lot of skepticism, with a lot of doubt। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन सिचुएशंस में रिकॉल करते टाइम गड़बड़ होने की संभावना काफी रहती है। ठीक है, जो कि आपने ऊपर बोला भी था, है ना, यही तो बोला था आपने। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो वी शुड ट्रीट देम विद स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब डाउट होता है, और ये डिस्कशन को एक नेगेटिव बेंड दे रहा है। और ये जरूरी भी है क्योंकि कॉमा के बाद में मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि एक ऐसा ऑप्शन आए जो डिस्कशन को थोड़ा सा नेगेटिव बेंड दे, कि हम वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इनको कोर्ट रूम और लाइफ में, लेकिन देना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के अंदर बहुत गड़बड़ करते हैं ना। लाइक वी शुड ट्रीट देम विद स्केप्टिसिज्म स्पेशली इन हाई स्टेक सिचुएशन, विच इज लाइक अ गुड एंडिंग। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। दे रिमेन अमंग द मोस्ट रिलायबल फॉर्म्स ऑफ एविडेंस, सवाल ही नहीं उठता क्योंकि फिर डिस्पाइट जस्टिफाई नहीं होगा। डिस्पाइट का मतलब ये है कि यहाँ पे अब जो कॉमा के बाद में आएगा वो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को कम करेगा। साइंस हैज येट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म्स ऑफ मेमोरी फॉर्मेशन। यार मेमोरी फॉर्मेशन या साइंस का तो एंगल ही नहीं था। मेमोरी फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे नहीं होता, और साइंस को पता लगाना चाहिए, इसका हमारे डिस्कशन से क्या ही मतलब है। कलेक्टिव मेमोरीज आर यूजुअली मोर एक्यूरेट देन इंडिविजुअल वंस। अगेन गाइस, दिस इज अ न्यू एंगल। कलेक्टिव मेमोरी वर्सेस इंडिविजुअल मेमोरी, और कलेक्टिव मेमोरी और इंडिविजुअल मेमोरी में कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है, क्या ये हमारे डिस्कशन का मुद्दा है? नहीं। ठीक है, तो ये वाला भी रूल आउट हो गया। द आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, पैरा कंप्लीशन, फोर्थ क्वेश्चन, हैव अ लुक एट दिस वन। ओके, सो आई होप यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन। करते हैं। In the natural world, cooperation among unrelated species, in the natural world, cooperation among unrelated species is rare but not unheard of. Natural world में unrelated species के बीच में cooperation वैसे तो कम होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि होता ही नहीं है, मतलब होता है। One striking example is mutualism, where different organisms benefit from their interaction, like the cleaner fish and the larger fish they serve. जैसे कि दो अलग अलग स्पीशीज की फिश एक साथ काम करती है म्यूचुअल बेनिफिट में। ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल लिया क्लीनर फिश का और लार्जर फिश का। तो क्लीनर फिश ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि भाई शायद लार्जर फिश को सर्व करती होगी। हाउएवर दीज अरेंजमेंट्स आर इनहेरेंटली अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू चीटिंग। लेकिन इस तरह का जो अरेंजमेंट है दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है और चीटिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब चीटिंग का चांसेस यहाँ पे ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि शायद एक स्पीशीज अपना काम पूरा नहीं करेगी, दूसरी स्पीशीज कर देगी, और मतलब है ना, लाइक उसमें imbalance आ जाए रिलेशनशिप में। If one party gains more and begins to exploit the other without reciprocating, the balance collapses। जो मैं आपसे बात बोल रहा था कि दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में बैलेंस बनाना मुश्किल काम इसलिए होता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक स्पीशीज को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होता हो और दूसरी स्पीशीज को बेनिफिट नहीं हो रहा हो, तो फिर ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन चलने नहीं वाली, जो कि होता भी है। भाई दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप तब तक ही चलती जब तक दोनों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा हो। दिस मेक्स म्यूचुअलिज्म अ डेलिकेट एवोल्यूशनरी डांस। इस वजह से ही म्यूचुअलिज्म का फिनोमिना बड़ा डेलिकेट है। ठीक है, बड़ा डेलिकेट एवोल्यूशनरी फिनोमिना है। अब वेयर लग के आपने डिस्कशन को ओपन कर दिया। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे आपने को इंट्रोड्यूस करना है। अब जो कंटेक्स्ट बना है, जिस तरह का डिस्कशन चला है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के कोलैप्स होने के चांसेस तब बनते हैं जब दोनों पार्टियां अपना अपना काम नहीं करें। तो डेलिकेट क्यों है ये फिनोमेना? बिकॉज बोथ दी पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू फुलफिल देयर ड्यूटीज और एल्स इट विल कोलैप्स। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बिकॉज, और यहाँ पे वेयर लिखा हुआ है। ठीक है, वेयर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ रेसिप्रोकल बिहेवियर। रेसिप्रोकल बिहेवियर वर्ड इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल का मतलब
एक पार्टी दूसरे को कोई फायदा करे और दूसरी पार्टी पहले को कुछ फायदा करे, ठीक है। तो यहां पे ना रेसिप्रोकेशन का फिनोमिना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्कशन की एंडिंग है ना, उसमें जो की एलिमेंट है ना वो है डेलिकेट बैलेंस, डेलिकेट एवोल्यूशनरी डांस। तो डेलिकेट क्यों है? डेलिकेट इसलिए क्योंकि रेसिप्रोकल बिहेवियर को मेंटेन करके रखना मुश्किल काम होता है। बी ऑप्शन इज अ गुड चॉइस। ए ऑप्शन पे आते हैं, द बेनिफिट्स आर ऑलवेज इक्वल बिटवीन पार्टनर्स। पहली चीज तो यहाँ पे डिस्कशन इक्वल से ज्यादा इस चीज का है कि दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट करें, विच इज रेसिप्रोकल। दूसरा, अगर ऐसा है कि बेनिफिट्स हमेशा इक्वली होते हैं, ठीक है, तो फिर डेलिकेट वाला इसमें क्या चांस रहा, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये चीज़ नहीं होगी, प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि लॉन्ग रन में इस चीज़ को एक पार्टी करने से इनकार कर दे, ठीक है। तो ना लाइक द इन्फोर्समेंट इज समथिंग दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट। ओके, तो जैसे होता ही है, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होती है लेकिन इवेंचुअली लॉन्ग रन में उस रिलेशनशिप में क्यों गड़बड़ आ जाती है? बिकॉज वन पार्टी मे टेक मोर बेनिफिट एज कंपेयर टू द अदर। ओके, सो दैट इज द रिस्क, राइट। ओके, और ऑप्शंस को देखते हैं। सच रिलेशनशिप्स इनएविटेबली टर्न इनटू पैरासिटिज्म। अब देखो, इनएविटेबल बोलना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। इनएविटेबल का मतलब कि जितनी भी रिलेशनशिप है वो सारी की सारी रिलेशनशिप पैरासिटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट होंगी। अब पैरासिटिज्म का मतलब ये होता है कि एक पार्टी डोमिनेट करेगी, मतलब एक पार्टी दूसरे पे निर्भर हो जाए। पैरासाइट जैसा होता है ना, पैरासाइट क्या करता है भाई, वो अपने होस्ट को पूरा सक कर लेता है, उसकी पूरी फायदा ले लेता है। तो ये थोड़ा ना एक्सट्रीम है, क्योंकि इस तरीके का एंगल नहीं है हमारे डिस्कशन में कि 100% ऐसा ही होने वाला है कि एक पार्टी पैरासाइट की तरह एक्ट करेगी और दूसरी पार्टी को वो मतलब है ना बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर देगी। सिर्फ ये बोल रहा है ऑथर यहाँ पे, अगर आप देखोगे कि इस तरीके के अरेंजमेंट्स में ना स्टेबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में हो सकता है कि एक पार्टी जो है उसको ज्यादा फायदा हो एज कंपेयर टू द अदर, है ना, एंड रेसिप्रोकेशन डज नॉट हैपन। अभी पैरासाइट बन जाएगा एक और दूसरा वाला जो है वो होस्ट बन जाएगा, ये कुछ ज्यादा ही बड़ी बात होगी, यहाँ पे एक्सट्रीम बात होगी। तो सी ऑप्शन को भी अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, फिर जो लास्ट वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन, इट सेज अनरिलेटेड स्पीशीज रेयरली इंटरैक्ट इन मीनिंगफुल वेज। सो ये भी गलत है। रीजन बीइंग, जो ऊपर डिस्कशन चल रहा है उसमें तो आप यही बात कर रहे हो कि इंटरेक्शन तो होता है और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी बनती है। हालांकि रिलेशनशिप डेलीगेट होती है बिकॉज चांस होता है कि एक पार्टी अपना जो फर्ज है या जो अपना जो काम है वो पूरा ना करे, ठीक है। तो रेयरली इंटरेक्ट करते हैं ऐसा भी नहीं है, ठीक है। रेयरली इंटरेक्ट वाला जो एंगल था वो तो आपने पहले ही बोल दिया था, आपने बोला था कि भाई हालांकि ऐसी रिलेशनशिप्स कम डेवलप होती है लेकिन डेवलप होती हैं। और उसके बाद फिर डिस्कशन चला गया था उस एंगल में कि इन रिलेशनशिप्स की स्टेबिलिटी कम क्यों होती है। तो उस वाले एंगल को मुझे टारगेट करना था कि स्टेबिलिटी कम क्यों होती है, ठीक है ना, बिकॉज लाइक रेसिप्रोकल बिहेवियर इज समथिंग दैट शुड बी एनफोर्स्ड ऑन बोथ द पार्टीज, राइट। ओके, सो यस, द आंसर इज गोइंग टू बी बी ऑप्शन। ओके, so these were some of the questions, and before we end this discussion, the only recommendation is कि जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कंसेप्ट्स देखो, कंसेप्ट्स कोई इसमें बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े कुछ रूल्स या रेगुलेशंस नहीं है। ओके, वेरी दिस इज टू अ लार्ज एक्सटेंट बेस्ड ऑन कॉमन सेंस एंड योर प्रैक्टिस, ठीक है। कुछ इसमें जो लिंक्स का फंडा है वो काफ़ी हद तक पैराजिम्बल से मैच करता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इन क्वेश्चंस में वो है प्रैक्टिस। क्योंकि आप देख ही पा रहे हो कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कमांड होगा ऑन दीज क्वेश्चंस, एंड दैट इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो दैट वुड बी माई सजेशन। ओके, आई थिंक you have been able to understand these questions, and if you want to practice, okay, you should solve questions from past years. You can also look up some books where such questions are given, तो उसमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइव सेशंस में भी मैं इन क्वेश्चंस को लूंगा, ठीक है। सो यू कैन गेट डन विद दिस सेशन, एंड बाय द टाइम वी टेक द लाइव सेशन, ओके, देन लाइव सेशन में भी वी कैन प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस। ओके, सो दैट्स इट गाइस, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन डू गिव इट अ लाइक। ओके, सो अगर आपको पसंद आया तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।